अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिम रियाज एंड वेलकम टू कॉर्पोरेट कॉर्नर। व्यूअर्स, लम्हे उस्ताद के साथ हमारा टाइटल शो है और आज वाकई ही मैं कह सकता हूं कि हमारा हक अदा हो रहा है कि लम्हे उस्ताद के साथ हम गुजारने जा रहे हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इस शो में डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ को अपने साथ लेके आते हैं, डिफरेंट लोगों को अपने साथ मदऊ करते हैं और किसी न किसी टॉपिक पे गुफ्तगू कर रहे होते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक भी बहुत स्पेशल है और आज के हमारे मेहमान भी बहुत स्पेशल हैं। आज के मेहमान का तारुफ मैं सिर्फ ये करा सकता हूँ कि ये कुछ से कुछ बन गए और आज हम इनसे पूछेंगे कि कुछ से कुछ बनने की क्या क्या फार्मूले हैं। इसके अलावा हम पूछेंगे कि इनकी एक स्पेशलिटी है, दैट इज़ कोचिंग। कोचिंग होती क्या है? हमने बड़ा सुना है कि जी हमें अच्छा उस्ताद मिल जाए तो हम कुछ से कुछ बन सकते हैं। हम ये पूछेंगे क्या इनको उस्ताद ने कुछ से कुछ बनाया, इनको ज़िंदगी ने कुछ से कुछ बनाया, या ये कुछ से कुछ कैसे बने। सो लेट्स वेलकम कैसर अब्बास विद अस। अस्सलाम वालेकुम। कैसर भी कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? Great, thank you so much for being here. First of all, thank you for joining us. Thank you for your time. Honored. Thank you. कैसर भाई, जिस किसी इंट्रोडक्शन में मैंने कहा कुछ से कुछ बन गए, What is coaching? कोचिंग, पहले हम ये बता देते हैं कि कोचिंग क्या नहीं है। कोचिंग ट्रेनिंग नहीं है, कोचिंग काउंसलिंग नहीं है, कोचिंग थेरेपी भी नहीं है, कोचिंग मेंटोरिंग भी नहीं है। अच्छा, कोचिंग सिर्फ कोचिंग है। ओके। और अब आप पूछें कोचिंग क्या है, तो कोचिंग एक कॉन्वर्सेशन है। सही। एक गुफ्तगू है जो आमतौर पे दो लोगों के दरमियान में होती है और ये प्राइवेट कॉन्वर्सेशन होती है। ये हमेशा वन टू वन होती है। सही। अब मुझे पूछ रहे थे प्रोग्राम के आगाज़ में कि क्या ये एक से ज़्यादा लोगों के साथ भी हो सकती है, तो अनफॉर्चुनेटली आजकल एक कॉन्सेप्ट ग्रुप कोचिंग के नाम पे भी चल रहा है, विच आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट। ओके। बिकॉज कोचिंग का मकसद ये है कि ये वन टू वन होती है। सही। और ये पर्सनलाइज्ड कॉन्वर्सेशन होती है दो लोगों के दरमियान में। सही। जहाँ पे इस वक्त आप बैठे हैं, सो यहाँ पे बहुत माशाल्लाह, चूँकि इस ऑफिस में शिफ्ट हुए कोई 1.5 साल हो गया, तो 1.5 सालों में बहुत कम नहीं तो 100 के करीब लोग ज़रूर बैठे हैं माशाल्लाह, जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, अपनी कंपनीज को लीड करते हैं, या उनके वो लोग जो लीडर आगे बढ़ने वाले हैं, हाई प्रोफाइल लोग, वो यहीं पे बैठते हैं। और मैं इस कमरे में, और हमारे सामने आप देखें 2 स्टूडियोज़ भी हैं कोचिंग के स्पेशलाइज्ड। हम आपस में कुछ नहीं करते, सिर्फ कॉन्वर्सेशन करते हैं। ओके। लेकिन आसिम, इस कॉन्वर्सेशन में जिसको हम कोचिंग कहते हैं और उस कॉन्वर्सेशन में जो कोचिंग नहीं है, उसमें फ़र्क क्या है? उस फ़र्क को एक लफ्ज़ में मैं बता देता हूँ। उस फ़र्क का नाम है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट। उस कॉन्वर्सेशन का असर ये होता है, अगर वो कॉन्वर्सेशन कोचिंग कॉन्वर्सेशन थी, कि वो शख्स जिससे आपने वो कॉन्वर्सेशन की होती है, उसके अंदर 2 तब्दीलियाँ आती हैं जो कि बाकी कॉन्वर्सेशंस में नहीं आती। पहली, उसकी अवेयरनेस में तब्दीली आती है। सो बहुत सी चीज़ें जो उसके सामने नहीं होती हैं, कहीं पीछे होती हैं, वो निकल के सामने आ जाती है। यानी उसको रोज़े रोशन की तरह कुछ चीज़ों का अदराक हो जाता है जो वो पहले नहीं देख रहा होता। और जो CEOs होते हैं जिनको मैं आमतौर पे कोच करता हूँ, मैं एग्जीक्यूटिव्स को ज़्यादा कोच करता हूँ। वैसे आप कोच सुपरस्टार्स क्रिकेट में भी किए हैं, मूवीज़ के भी किए हैं। माशाल्लाह। I've worked with Pakistan Cricket Board. I've worked with most of the superstars that we admire. And ये जो conversations हैं उसमें उनके अंदर awareness आती है। यानी आप unlike mentoring जिसमें आप नसीहत करते हैं, बताते हैं, mentor for instance डॉक्टर सदाकत अली मेरे mentor हैं, for example Dave Aldrich is one of my mentors. आजकल वैसे ये भी बहुत फैशन है कि एक शख्स जिससे आपने एक बार ज़िंदगी में मुलाकात नहीं की और आपका 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं है, तो उसको भी ये आप मेरे मेंटोर हैं जी। तो दिस इज़ एन ओवरली मिसयूज्ड वर्ड। ट्रू। हाँ, अगर सचमुच कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आप शायद मिले भी नहीं ज़िंदगी भर, बट आपने वाक़यातन उनकी ज़िंदगी को समझा, या उनकी किताब पढ़ी, उनकी कोई वीडियो देखी और उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया और उसका फ़ायदा उठाया, तो फिर किसी हद तक शायद आप कह सकते हैं कि आप मेरे मेंटोर हैं। बट मेंटोर जनरली वो शख्स होता है जो आप जिस काम में आगे बढ़ना चाहते हैं उस काम को पहले ही कर चुका होता है। सो यू वांट टू बी मूवी स्टार एंड यू गो टू द टॉप मूवी स्टार। आप एहसन खान के पास जाते हैं और कहते हैं कि सर मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। आप शान के पास जाते हैं, आप नदीम साहब के पास जाते हैं, लेजेंड्स, तो वो आपको बताएं कि तुम ये करो और ये ना करो। दैट इज़ मेंटोरिंग। कोचिंग में इंटरेस्टिंगली किसी भी स्टेज के ऊपर कोई एडवाइस नहीं होती, कोई मशवरा नहीं होता, कोई नसीहत नहीं होती। और ये लफ्ज़ के तुम ये कर लो या तुम्हें ऐसा कर लेना चाहिए इज़ कम्प्लीटली नॉन एग्जिस्टेंट इन कोचिंग। ओके। सो जो कोच है वो ऐसे कॉन्वर्सेशन को हैंडल करता है जिसके नतीजे में उस बंदे के अपने अंदर अवेयरनेस आती है उसको क्या करना चाहिए,
और कोच का काम फिर उसको चैलेंज करना है कि जो तुम सोच रहे हो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो फॉर एग्जांपल पहली थॉट को आप कहते हो मैं ये करने लगा हूँ, तो कोच ये नहीं कहता कि मत करो, मैंने उसको देखा था करते हुए वो तो डूब गया, तुम ना करना। तो कोच उसको सवाल करता है कि फॉर इंस्टेंस इफ़ यू डिड दिस व्हाट डू यू थिंक यू आर गोइंग टू लैंड Okay. in the next 2 years. Okay. What are the other factors that might be useful to consider in this situation? ये नहीं कि तुमने इसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट देख लिया है, ये भी एक सवाल है, बट ये लीडिंग क्वेश्चन है। सही। क्या तुमने देख लिया कि टेक्नोलॉजी का इस पे क्या असर होगा, क्या तुम्हारी टीम पूरी होगी? सो ये भी क्वेश्चंस हैं, बट ये बड़े लीडिंग क्वेश्चंस हैं। सही। जो कोच है वो बड़ी ओपन एंडेड कॉन्वर्सेशन करता है। कैसे भी इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि आपकी जो कन्वर्सेशन होती है वो काफ़ी ओपन एंडेड होती है। इसमें आप अगले बंदे को कोई आपने एक पॉइंट लिया, उससे आपने उसको ओपन खेल का मैदान दे दिया, उसमें आप उसी से एनालाइज कर रहे होते हैं कि उसकी स्पेशलिटीज़ क्या हैं। इज़ इट समथिंग लाइक दिस? या एट द सेम टाइम आसिम, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोचिंग, ये लोगों ने अब ये भी सीख लिया ना हमने कि कोचिंग ये है कि खुद कुछ नहीं बताना, उससे निकलवाना है। अब ये पंच लाइन जिसके हाथ लग गई, उसके बाद वो बैठ गया, उसने कहा कि somebody will bring a problem to you। जनरली जब लोग आते हैं तो अपने कोई ना कोई इश्यूज़, कोई डिलेमास जिसमें वो फंस चुके होते हैं, समझ नहीं आ रही होती कि क्या करूँ, तभी वो आपके पास आते हैं। आप उसको आगे से कहें तुम बताओ, तुम सोचो, आपका क्या ख्याल है, 4 मिनट बाद तो बंदा फ्रस्ट्रेट हो गया उठ के चला जाएगा। ट्रू। कहेगा कि आई केम टू यू बिकॉज आई थॉट यू विल गिव मी सम गाइडेंस और यू एडवाइज मी। तो अब वो तो कर नहीं रहा, मुझसे निकलवा रहे हैं। डिस्टिंक्शन ये है यहाँ पे, फ़र्क ये है, बहुत सटल सा फ़र्क, वो ये कि अगले बंदे को ये पता नहीं चलने देना कि आप उससे निकलवा रहे हैं। द पर्सन विल थिंक कि आप उसको बता रहे हैं। अब जाहिर है कि ये आर्ट है और कॉन्वर्सेशन तो हम सब करते हैं, लेकिन कोचिंग की कॉन्वर्सेशन में जो एक पहलू मैंने बताया कि आप उस शख्स के अंदर वो पहलू, वो अवेयरनेस उजागर करते हैं जिसके बारे में वो खुद नहीं सोच रहा होता। और हम सब के ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता। नंबर 2, जब वो अवेयरनेस आती है, हमने बात की थी ना कि कॉन्वर्सेशन में फ़र्क है इम्पैक्ट का। इम्पैक्ट कैसे आता है? वो 2 लफ्ज़ों से आता है। पहला अवेयरनेस से, इसमें बंदे को एहसास होता है, रियलाइज़ होता है, एक मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, एक फ्लैश होता है, लाइट एकदम से फ्लैश होती है और अनदिखी चीज़ें दिखने लग जाती हैं। सो वो मोमेंट है अवेयरनेस का। आप उसके लिए टूल्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर अब मेरे सामने 1000 लोग बैठे हो तो आप मेरी इस आवाज़ को कोई एम्पलीफायर लगा के, कोई स्पीकर लगा के इसको बड़ा कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? बिल्कुल। तो मेरी आवाज़ को आपने फैला दिया, बड़ा कर दिया। लाइकवाइज अगर मैं कुछ देख नहीं पा रहा, जैसे कि आपने और मैंने दोनों ने ग्लासेस लगाए हुए हैं, तो जो नहीं देख रहा, अगर आप लेंस लगा के बड़ा जो होता है, जिसको उर्दू में हम मुहद्दब अदसा कहते थे, याद आ गया अचानक, तो उस मैग्नीफाइंग ग्लास से आप छुपी चीज़ें वो भी देख सकते हैं। आप यहाँ पे इस वुडन फ्लोर को अगर उस ग्लास से देखें तो इसके अंदर आपको पूरी कायनात दिखनी शुरू हो जाएगी। तो जस्ट बिकॉज हमें इस आँख से नहीं दिख रही, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती, राइट? लाइकवाइज एक एग्जीक्यूटिव के और एक इंसान के, एग्जीक्यूटिव क्या मतलब, जो भी इंसान है उसके अंदर पूरी एक कायनात है। तो कोच जो है वो इसी तरह मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल करता है और वो इसी तरह एम्पलीफायर्स यूज़ करता है, स्पीकर्स, जिससे वो चीज़ें जो नहीं दिख रही होती या वो आवाज़ें जो बहुत मध्यम होती हैं, वो उसको बड़ी और गरजदार तरीके से सुनती है। और फिर उसके ऊपर जब वो आवाज़ें सुन जाती हैं और वो चीज़ें दिख जाती हैं उसको, उस कॉन्वर्सेशन के नतीजे में, तो दूसरा पहलू जो निकलता है उसको हम बोलते हैं एक्शन। ओके, एक्शन। तो अब उसका एक्शन पहले वाले एक्शन से फ़र्क होगा। अगर उसका एक्शन वही है तो समझ जाइए कि कोचिंग नहीं हुई। अगर उसकी अवेयरनेस में कोई तब्दीली नहीं आई तो समझे आपने 1 घंटा उससे बातें की हैं, इम्पैक्ट नहीं, बट कोचिंग नहीं की है। सो कोचिंग साइंस भी है और ये आर्ट भी है, और इसके पीछे मुझे अब 20 साल हो गए ये काम करते हैं। मेरी नेचर में समझे कि शामिल हो गया हुआ है। मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं लोगों की बात काटूं
मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि कोई चुप भी हो जाए तो मैं बोलना शुरू कर दूं। मैं लोगों को मौका देता हूं। मेरी ज़िंदगी के दो अजीब स्ट्रेंज पहलू हैं, दोनों अपोजिट हैं। अब पहले आज से कभी मैंने इस तरह से ये बात नहीं की, बट आपके शो की वजह से ये बात सबको पता चल जाएगी। दो मेरे प्रोफेशंस हैं, यानी मेरे प्रोफेशन तो एक है, उसके अंदर उसकी दो जिहतें हैं, उसके दो पहलू। एक में मैं बोल के समझे पैसे कमाता हूँ, राइट, जिसको आप ट्रेनिंग बोलते हैं, और दूसरे में मैं चुप रह के पैसे कमाता हूँ, जिसको हम कोचिंग कहते हैं। सो कोचिंग में अभी जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ सो अगर ये कोचिंग होती तो 1 घंटे के सेशन में अगर टोटल मेरा टाइम आप निकालें जितना मैं बोला, शायद वो 6-7 मिनट होगा। सो बाकी 53-54 मिनट्स उस दूसरे शख्स को बोलना है। सही। और वो बोले, उसके लिए आपने कुछ ऐसा कहना है कि वो बोले। सो जो कोच का काम है वो यूँ है कि जैसे एक नदी के अंदर आप पत्थर फेंकते हैं छोटा सा, तो वो जाता है, गिरता है, उसके बाद फिर दायरे निकलने शुरू होते हैं और वो दायरे फैलते हैं, और फैलते 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 समटाइम्स अगर बहुत आपने सही पत्थर फेंका है तो जब तक वो दायरे किनारे को जाके नहीं टच करेंगे वो दायरे फैलते जाएंगे। सो मेनी टाइम्स जो मैं 1 घंटे का सेशन किसी के साथ करता हूँ, उस 1 घंटे के बाद भी दायरे फैलने बंद नहीं होते, और 4 दिन के बाद मेरे उस कोची की कॉल आती है कि आई गॉट अ फ्लैश। आपका वो जो एक कमेंट था या एक सवाल था, उसने मुझे सोचने पे मजबूर रखा और 4 दिन में उस पर सोचता रहा, और आज मेरी अवेयरनेस बढ़ गई है, और जिसके नतीजे में मेरा एक्शन चेंज हो गया। सो कोचिंग इज़ अबाउट 2 थिंग्स, रेजिंग समवन्स अवेयरनेस एंड इंस्टिगेटिंग समबडी और मोटिवेटिंग समबडी। मोटिवेटिंग इस सेंस में कि वो खुद अपने आप को मोटिवेट करे। जब आप किसी को ऑर्डर करते हैं कि तुम जिम्मेदार बन जाओ, या एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम जिम्मेदारी दिखाओ, जैसे कि हर कंपनी के अंदर एग्जीक्यूटिव्स मुझे कहते हैं मेरे लोगों के अंदर ओनरशिप नहीं है, उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हम थोपने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जब कोई शख्स जिम्मेदारी खुद लेता है तो वो अनस्टॉपेबल हो जाता है, ओन करता है। या सो आपने शुरू में फरमाया मेरी लाइफ कुछ से कुछ हो गई। सो वाकई मेरी लाइफ पता नहीं क्या थी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट लाइफ। और उस लाइफ में जो भी महरूमियाँ थी और जो भी चैलेंजेस थे, आई थिंक आई लव देम, बिकॉज वो नहीं होते तो आज मैं ये नहीं होता। कैसर भी आपकी इस चीज़ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आते हैं। मुझे यहाँ पे एक चीज़ बताइएगा, जो हम लोग साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशंस करते हैं वो भी मोर और लेस 1-on-1 होते हैं, उसमें भी हम अपनी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं, जो भी हमारे इश्यूज़ रहते हैं, फियर्स होते हैं, वो डिस्कस कर रहे होते हैं। सो फिर कोचिंग में और उन सेशंस में क्या फ़र्क रह जाता है? राइट, सेशंस का हर सेशन के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सेशन तो योगा वाले भी करते हैं, दे माइट यूज़ द सेम वर्ड सेशन। सेशन तो मेडिटेशन वाले भी करते हैं, सेशन तो फोटो सेशन वाले भी करते हैं। तो सेशन है। और असल बात है कि सेशन में होता क्या है, जो थेरेपी है जो साइकोलॉजिस्ट करते हैं, काउंसलिंग या फिर थेरेपी। मैं खुद साइकोलॉजिस्ट हूँ एंड आई हैव बीन स्टडिंग इट, आई हैव नेवर डन इट बिकॉज आई वाज नॉट क्वालिफाइड टू डू इट। इसलिए मैंने पढ़ा था बट आई वाज नॉट फॉर्मली क्वालिफाइड। वो जो साइकोलॉजिस्ट है ना, उनको भी PhD करना ज़रूरी होता है, नॉट बिकॉज आपने मास्टर्स कर लिया साइकोलॉजी में तो आप जाके सेशन शुरू कर दें। उसमें आप क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ते हैं या फिर काउंसलिंग साइकोलॉजी, या फिर आप बच्चों के साथ करते तो आपने चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी। जो भी साइकोलॉजी की स्पेसिफिक एक ब्रांच है जिसके आप स्पेशलिस्ट हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में आप वो करते हैं। लेकिन इन सारे सेशंस का जो पर्पज़ है जनरली वो फास्ट होता है। मेरे साथ ये हो गया, कहते अच्छा तुम केस हिस्ट्री बताओ। मुझे याद है जब मैं नॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ रहा था तो हम जाते थे हॉस्पिटल्स में, केस हिस्ट्री लिखते थे, और केस हिस्ट्री में जनाब सफ़े भर देते थे, उसको क्या हुआ, कब से हुआ, और हम उसकी जो बुनियादें हैं वो पास्ट में ढूंढने की कोशिश करते थे। सही, राइट। सो कोचिंग इज़ नॉट अबाउट पास्ट, कोचिंग इज़ अबाउट द फ्यूचर, राइट। ये बेसिक डिस्टिंक्शन है। फिर जो आमतौर पे काउंसलिंग और साइकोलॉजी से मुझे बहुत गिला है। साइकोलॉजी ने ना
ये पहली बार मैं आपके प्रोग्राम में बोल रहा हूँ, इस तरह की बातें मैं कभी करता नहीं। और आई होप मेरे साइकोलॉजिस्ट दोस्त और मेरे उस्ताद, मेरे स्टूडेंट्स जिनको मैंने कभी साइकोलॉजी पढ़ाई, वो नाराज़ नहीं होंगे। ये साइकोलॉजिस्ट से और साइकोलॉजी से नहीं, साइकोलॉजिस्ट जो है उनसे शिकवा है वो ये कि हमने हमेशा ना ये ढूंढने की कोशिश की है कि बंदे के साथ मसला क्या है। तो साइकोलॉजी एक ना वही मुहद्दब अदसा लेके, एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेके मुसलसल ढूंढ रही है व्हाट्स रॉन्ग विद दिस पर्सन। तो उसके डिसऑर्डर्स, उसके साइकोलॉजिकल मसले, तो हमने इतना फोकस किया है उस बंदे पे जो नॉर्मल नहीं था कि साइकोलॉजी फेल हो गई उस शख्स के लिए कुछ करने में जो कि बेचारा नॉर्मल था। कि नॉर्मल इंसान के लिए साइकोलॉजी ने किया ही कुछ नहीं है। वी बिन जस्ट फोकस्ड ऑन दी डिजीज मॉडल। हमने कहा नफ्सियाती बीमारियां ये होती हैं, उनकी ये क्लासिफिकेशन है, उनकी ये किस्में हैं, और जो भी आप पढ़ोगे नफ्सियाती बीमारियां, इंशाल्लाह 3-4 बीमारियां पढ़ने के बाद लगता है ये सारी मुझे हैं। तो हम आधे तो खुद ही बीमार हो जाते हैं नफ्सियाती, जब हम नफ्सियात पढ़ रहे होते हैं। तो इस सारे प्रोसेस में मुझे कभी समझ नहीं आई कि हम नॉर्मल इंसान के लिए क्या कर रहे हैं। तो अल्लाह भला साइमा गज़ल का मेरी उस्ताद हैं, जिन्होंने पहली बार पंजाब यूनिवर्सिटी में इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी उस वक्त बोलते थे और फिर उसका नाम चेंज हो के ऑर्गेनाइजेशनल या बिजनेस साइकोलॉजी हो गया। जब ये एरिया ऑफर हुआ तो मैंने सब छोड़ छाड़ के एबनॉर्मल साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी में भाग गया। मैंने ये पढ़ना है क्योंकि सम हो ये अल्लाह ताला का मुझ पर कोई ख़ास करम था कि मुझसे ये डिसीजन हुआ। मैंने कहा आई कैन नॉट ऑपरेट इन अ हॉस्पिटल। मैं फाउंटेन हाउस में फ़ारूकाबाद में मेरा आबाई घर है, उसके साथ एक बना हुआ है फाउंटेन हाउस, तो जो रिहेबिलिटेट करते हैं ना ज़िली मैं कम्प्लीटली डिसरिगार्ड नहीं कर रहा साइकोलॉजी की जो कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल ज़रूरी था कि वो जो स्ट्रगल करें लोग मेंटल डिसऑर्डर्स वाले, उनका इलाज किया जाए, उनके ऊपर वर्क किया जाए। एट द सेम टाइम ये बहुत ज़रूरी है कि वो लोग जिनको बेचारों को खुशकिस्मती से कोई नफ्सियाती मसला नहीं है, वो उनकी ज़िंदगी कैसे और बेहतर हो सकती है। बेसिकली प्रोएक्टिव अप्रोच पे फोकस करें। सो आई रियलाइज्ड के हमें बजाय इसके कि हम सारा फोकस इस बात पे रखें कि हॉस्पिटल्स में जाके लोगों की केस हिस्ट्री लेनी है, हम व्हाई कैंट वी गो, ये उस वक्त मेरी विजन थी। अगेन ये अल्लाह ताला का ख़ास करम कि मेरे ज़हन में ये ख्याल आता है, और उसमें क्रेडिट है डॉक्टर साइमा गज़ल को, जो हमें किताबों में पढ़ाती थी कि साइकोलॉजिस्ट ये भी करता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी में हेल्प करता है, तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में भी काम कर सकता है, तो वो ट्रेनिंग भी कर सकता है। सो आई स्टार्टेड इन्विजनिंग कि ऑलराइट नेस्ले का बोर्ड रूम हो जिसमें उनके सारे एग्जीक्यूटिव्स बैठे हों और मैं उनको साइकोलॉजी के बारे में कुछ बताऊं। और उस वक्त हमारी तहरीक होती थी कि हर कंपनी में एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, जैसे कि उन पर फ़र्ज़ है, और हम एहतजाज करने मॉल रोड पे चले जाएंगे अगर उन्होंने साइकोलॉजिस्ट ना रखा। आज मैं कहता हूँ कि साइकोलॉजिस्ट को अपनी जगह खुद बनानी है, और शायद वो साइकोलॉजिस्ट का लेबल नहीं चलेगा। यू हैव टू ऑपरेट इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। फराज असलम है हमारे, आई थिंक मुझसे 1 साल सीनियर थे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। पहली बार मैं उनको आज से कोई 10-12 साल पहले मिला तो पता चला कि वो लफार्ज कंपनी, इंटरनेशनल सीमेंट की कंपनी, वो उसके डायरेक्टर HR था। सो आई वाज सो हैप्पी एंड सुपर डिलाइटेड कि फाइनली मुझे एक साइकोलॉजिस्ट ऐसी जगह पे मिला जहाँ पे मैं देखना चाहता था। देन हिम एंड आई वर्कड ऑन फ्यू प्रोजेक्ट्स फॉर लफार्ज, और वहाँ पे हमने उनके जो टॉप लोग थे इंक्लूडिंग चेयरमैन, उन सब की एग्जीक्यूटिव कोचिंग कराई उस वक्त। सो कमिंग बैक, ये जो डिजीज़ का मॉडल है साइकोलॉजिस्ट के पास, वो पास्ट में लोगों को उसके बारे में ज़्यादा वक्त लगाते हैं, बट कोचिंग इज़ अबाउट द फ्यूचर। कोचिंग इज़ नॉट अबाउट पास्ट मिस्टेक्स। जो हो गया यार, गलतियों के ऊपर फोकस नहीं करना, हमने फोकस करने बनने की फ्यूचर के ऊपर, और गलतियों की बजाय उसके पोटेंशियल के ऊपर, स्किल सेट के, और वीकनेसेस की बजाय उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर। जो शख्स बीमार है नफ्सियाती तौर पे, वो प्रॉबेबली 10 पे नहीं है, शायद वो 0 पे भी नहीं है, शायद वो -3 में है, या यूँ समझें कि वो नॉर्मेलिटी के हिसाब से -5 पे होगा। तो हमारा काम लोगों को माइनस से निकाल के 0 पे लाना नहीं है या 1 पे लाना नहीं है। साइकोलॉजिस्ट का, और जो हम कोचेज़ हैं, कोचेज़ ने अब वो जिम्मेदारी उठाई है
हमारा काम ये है कि जो ऑलरेडी बंदा 6 पे है उसको 7 पे कैसे लेके जाए, सही, और 7 वाले को 8 पे कैसे लेके जाए, ताकि तमाम इंसान अपने उस पोटेंशियल को, अगेन बहुत ही मिसयूज्ड और ओवर यूज वर्ड है पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना है किसके अंदर पोटेंशियल, नोबडी नोज अंटिल यू टच द लिमिट ऑफ योर पोटेंशियल, ट्रू, जिसको आप अपनी लिमिट समझते हो। तो जिस दिन आप उसको टच कर लेते हैं तो लगता है कि ओ माय गॉडनेस, ये तो कुछ भी नहीं था, अब पता चला कि मैं इससे कहीं ज़्यादा कर सकता था। सो साइकोलॉजी कोचिंग की फाउंडेशन है, जिसको साइकोलॉजी आती है वो बाकियों की निस्बत ज़्यादा अच्छा कोच बन सकता है। एट द सेम टाइम कोचिंग सेशंस के दौरान में आपका काम गुफ्तगू करना, नसीहतें करना, पढ़ाना नहीं है। वेरी वेल एक्सप्लेन। आप कैसे भी मुझे यहाँ पे एक चीज़ बताइएगा, आपने जितनी बातें की हैं ये अभी तक समझ आ रही है कि कोचिंग इज़ बेसिकली फॉर द एग्जेक्टिव लेवल पीपल। क्या ये एग्जेक्टिव लेवल के लिए होती है या मिडिल टीयर को भी फ़ायदा मिलता है इससे? आसिम साहब, कोचिंग इज़ फॉर एवरीवन, ओके, राइट। पास्ट में कोचिंग वाज फोकस्ड ऑन प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर्स। कोई बंदा है उसमें प्रॉब्लम है तो उसको कोचिंग करा दो। मोस्ट ऑफ द कोचिंग, एटलीस्ट 67% कोचिंग असाइनमेंट्स, ये हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की स्टडी है, एंड इट वाज डन विद 144 टॉप एग्जीक्यूटिव कोचेस इन द वर्ल्ड, कि आप किस लिए बुलाए जाते हैं। तो पहले टेंडेंसी थी कि 70-80% ऑफ द टाइम पीपल वर कॉल्ड बिकॉज देयर वाज अ प्रॉब्लम विद द इंडिविजुअल। अब वो कहते हैं कि 67% of the time we were called because the focus was the development of the individual, okay, not resolving some of their problems. Okay. बंदा पहले ही 100 में से 100 है या 100 में से 150 पे है, तो अब वो कहते हैं इसका नेक्स्ट लेवल क्या होगा, सही, इसको और डेवलप करें, इसको और ग्रो करें, ताकि हमारे इदारे के लिए और यूज़फुल हो सके। एट द सेम टाइम ये कोचिंग एग्जीक्यूटिव, चूँकि ये बहुत एक्सपेंसिव है, तो जनरली जो एग्जीक्यूटिव कोचिंग है वो टॉप लेवल के लोगों के लिए होती है। एट द सेम टाइम बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो लोअर लेवल के ऊपर भी, जो हाई पोटेंशियल आपके लोग हैं लीडरशिप पाइपलाइन में, कई ऑर्गेनाइजेशंस में बिल्कुल शुरू में लोगों को कोचिंग ऑफर की जाती है ताकि उस पोटेंशियल को हार्नेस करें। और लीडर्स की जो पाइपलाइन है उसके अंदर अभी से 100 लोगों में से आपके 8 लोग हाई पोटेंशियल निकले, तो उन 8 को फिर आप कोचिंग में डाल देते हैं। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में हम हेल्प करते हैं, जैसे हमारी जो कोचिंग टीम है वी अल्हम्दुलिल्लाह रन वन ऑफ द फास्टेस्ट स्कोरिंग कोच नेटवर्क इन द एंटायर रीजन, माशाल्लाह। सो वी अदर देन मी वी हैव लाइक 250 कोचेस, माशाल्लाह। और आप उनसे काम कराएं, मुझसे रिजल्ट इज़ गोइंग टू बी द सेम। इतनी ज़बरदस्त उनकी मैंने ट्रेनिंग की है, जो मुझे आता है मैंने सब उनको दे दिया है। उनके मेथड्स, उनके मॉडल्स, उनके फ्रेमवर्क्स, उनकी टेम्पलेट्स, उनकी हर चीज़ वही है। और चूँकि मैंने खुद 6 मंथ्स की ट्रेनिंग उनकी सुपरवाइज की है, मुझे पता है कि दे आर ब्रिलियंट। एक्चुअली आप उनको इंटरनेशनली भी कहीं पे यूज़ कर सकते हैं, और हम कर भी रहे हैं ऑलरेडी। सो मेनी टाइम्स टॉप लेवल पे मैं खुद कोचिंग कर रहा होता हूँ, एंड जो बाकी लेवल्स हैं जहाँ पे वो इतने पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, टॉप लेवल पे इट्स लाइक वन असाइनमेंट इज़ वर्थ फ्यू मिलियन रुपीज़। सो ये जो फ्यू मिलियंस हैं ये हर एक के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन समटाइम्स नहीं खर्च करना चाहती। उस सूरत में वो चाहते हैं कि जो टॉप लेवल कोचिंग है वो सिर्फ हाई प्रोफाइल लोगों के लिए रहे, जिनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो वाकई फिर मैनी मिलियंस मल्टीप्लाई रिटर्न दे सके उनको। और बाकी लेवल्स के ऊपर फिर हमारी टीम के अंदर बड़े एक्सपीरियंस कोचेस भी हैं, यंग कोचेस भी हैं। कैसे भी यहाँ पे बल्कि हमारे व्यूअर्स को ये भी बता दीजिएगा कि जो लोग इसका पार्ट बनना चाहते हैं, इस प्रोसेस का, इस लर्निंग का, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एंड हाउ कैन दे बी अ पार्ट ऑफ योर कोचिंग प्रोग्राम? इट डजंट हैव टू बी माय कोचिंग प्रोग्राम, देयर आर सो मेनी गुड प्रोग्राम्स अवेलेबल। असल बात यह है कि कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसके साथ फ्लर्ट नहीं करें, नाम निहाद खुद साख्ता कोच नहीं बने। आज चूँकि ये रेगुलेटेड मार्केट नहीं है, तो अगर आज शाम को आप अपने फेसबुक और लिंक्डइन पर डाल दें एग्जीक्यूटिव कोच, नोबडी इज गोना स्टॉप। आई नो पीपल जिन्होंने नहीं है प्रॉपर ट्रेनिंग, आप गुफ्तगू करें तो 2 मिनट में, जैसे आप सर्जन हैं और मैं सर्जन नहीं हूँ, तो मैं क्लेम कर रहा हूँ मैं भी सर्जन हूँ, राइट, और मैं हड्डी जोड़ूँ, वो भी गाँव से, तो 2 मिनट यू विल टॉक टू मी, यू विल अंडरस्टैंड कि मुझे आती है सर्जरी कि नहीं आती है। तो लाइकवाइज जो हर प्रोफेशन में जो टॉप के लोग हैं
वो समझ जाते हैं, या टॉप पे ना भी हो, जिनको पता है यू डोंट हैव टू बी एट द टॉप पे होना तो अल्लाह ताला की तरफ से। Subject matter expert आई हैव सीन पीपल जो they might be struggling but their concepts are very clear and they exactly know what they are talking about. So my suggestion would be to search and just get the best program जिसमें आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, जिसमें सर्टिफिकेशन हो। बाज़ औक़ात ये भी हमने देखा कि एक ही दिन 2 दिन के प्रोग्राम के बाद आपके हाथ में सर्टिफिकेट आ जाता है। इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। 2 दिन में कैसे आप कोच बन सकते हैं? जब एक साइकोलॉजिस्ट, हम 16 साल 18-20 साल की एजुकेशन के बाद जाके कहते हैं कि नो वी आर साइकोलॉजिस्ट, और एक इंसान ने 2-3 किताबें पढ़ ली हैं तो वो कहे जी मुझे ह्यूमन साइकोलॉजी आ गई है, नॉट अप्रोप्रिएट। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपने 100 किताबें पढ़ ली हैं ह्यूमन साइकोलॉजी पे और एक क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट ने 10 पढ़ी हैं या उसका नॉलेज आपसे कम है, तो यू आर अ बेटर साइकोलॉजिस्ट देन देम। कुछ लोगों में नेचुरली भी है, जैसे किसी ने म्यूजिक में पीएचडी की है और किसी ने एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा बट कुड बी अ ग्रेट सुपरस्टार। सो आई एम नॉट डिस्काउंटिंग दी नेचुरल टैलेंट। जैसे ख़वातीन जो है वो बेहतर कोचेस बनती हैं, बिकॉज बहुत सी चीज़ें जो मर्दों को बड़ी कोशिश और जस्तजू करके सीखनी पड़ती हैं वो ख़वातीन में अल्लाह ताला ने पहले से इनबिल्ड कर दी है। इनबिल्ट होते हैं। What we need to do is we need to identify the right program, उसमें देखें उनका क्राइटेरिया क्या है, प्रोसेस क्या है। We for example we take only a number of participants in every program. पहले हम 25 ले रहे थे, अब मैं उसको और भी कम कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा इंडिविजुअलाइज्ड पर्सनलाइज्ड अटेंशन लोगों को मिल सके। अब पहली बार जब मैंने 25 लोग लिए थे तो we had like 400 some applications. अच्छा, माशाल्लाह। या मोर देन 400, और फिर ये नंबर जो है ये 3000 से ऊपर तक गया है बाकी प्रोग्राम्स में। प्रॉब्लम क्या थी उसमें? एवरीबडी विल अप्लाई। अब अप्लाई करने वाले अप्लाई तो कोई भी कर सकते हैं। फिर हम एप्लीकेशंस को रिव्यू करते थे, उसके बाद एक असेसमेंट हम डालते थे, तो बहुत से लोग उसमें फिल्टर हो जाते थे। फाइनली वी ऑल्सो कंडक्ट एन इंटरव्यू विच इज़ 1-to-1 बेसिस। तो उसके बाद जो क्वालिफाई कर जाए तो फिर उसको हम प्रोग्राम में डालते हैं। इट्स अ 6 month जर्नी। ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिस होती है, फिर ट्रेनिंग होती है, फिर प्रैक्टिस होती है, और उसका पूरा एक क्राइटेरिया है। आखिर में वो शख्स जो क्राइटेरिया पूरा करता है सर्टिफिकेट सिर्फ उसको मिलता है। हमारे प्रोग्राम में, टू गिव एन एग्जांपल, सम ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स जो HR कम्युनिटी में, उन्होंने प्रोग्राम को अटेंड किया और रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की। अब एक तरफ वो मुझे मिलियंस का बिजनेस भी दे रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, और मैं उनको सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, बट दे वर वेरी काइंड, दे अंडरस्टूड। मैंने कहा जी आप कंप्लीट कर लें, जिस दिन आप, मेरी टीम ने बता दिया कि आपका हो गया है तो उस दिन सर्टिफिकेट आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। आई हैड पार्टिसिपेंट जो सर्विंग ब्रिगेडियर थे पाकिस्तान आर्मी में। अच्छा, राइट। सो ही डिड समथिंग पहली स्टेज की, फिर वो हम दरमियान में काम बहुत कराते हैं कि आपको इतने सेशंस करने हैं, रिपोर्ट करने हैं, फीडबैक्स हम लेते हैं। तो ऐसे नहीं है कि बस आए प्रोग्राम किया और सर्टिफिकेट लेके चले गए। सो कई दफ़ा होता है कि एक बंदा हमारा एक प्रोग्राम में आता है, उस प्रोग्राम के फिनिश होने तक वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता, ही डजंट गेट द सर्टिफिकेट, शी डजंट गेट द सर्टिफिकेट। फिर 3-4 प्रोग्राम्स के अंदर कई दफ़ा लोग एक स्टेज यहाँ पे की, दूसरी स्टेज एक और ग्रुप के साथ की, तीसरी स्टेज कहीं और की, और जो नॉर्मल प्रोसेस 6 months का है, दे डिड इट इन लाइक 1.5 years. But the moment you complete the process, then you get a certificate. अभी वो नेशनल IT बोर्ड के डायरेक्टर जनरल हैं, he did the program 3 stages में किया उन्होंने, हमने नहीं दिया। There are certain CEOs. There was a director from World Bank, उन दिनों में वर्ल्ड बैंक का बहुत काम कर रहा था, तो एक दिन उन्होंने कहा I want to do coaching। मैंने कहा कि why don't you connect with my team। तो 3-4-5 महीने के बाद फिर हम दोबारा एक प्रोग्राम में मिले, तो उनकी ट्रेनिंग करने गया सीरीना में, हम बैठे हुए, तो मैंने कहा कि बाय द वे आपने तो कोचिंग में आना था। वो आगे से हंसने लगे, हंसते गए। मैंने कहा क्या हुआ? कहते मैंने अप्लाई किया था, आई डिड नॉट क्वालिफाई। आपकी टीम ने मुझे सेलेक्ट नहीं किया। एंड देयर आर मेनी एग्जांपल्स वेयर पीपल वर नॉट सिलेक्टेड एंड दे वर नॉट गिवन अ सर्टिफिकेट अंटिल दे कंप्लीटेड द होल थिंग। उस रगड़े का फ़ायदा ये कि जब वो कंप्लीट करते हैं तो दे आर एबल टू ऐड वैल्यू टू द क्लाइंट। बिकॉज आखिर में हम तभी जीते हैं एज कोचेस
जब हमारे क्लाइंट जीतते हैं। इम्पैक्ट नजर आता है। हमारी क्या सक्सेस है? मैं कहूँ जी मैं बड़ा अच्छा कोच हूँ, मेजर कैसे करेंगे आप? इस बात से कि मेरे क्लाइंट कितने सक्सेसफुल। इफ माई क्लाइंट्स आर स्ट्रगलिंग देन आई विल ऑल्सो बी स्ट्रगलिंग, आई वोंट गेट मोर क्लाइंट्स। कैसर भी इसी को मैं दूसरे एंगल से भी देखता हूँ। ये आपने बताया जो लोग आपका प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, कोच बनना चाहते हैं, कई ऐसे लोग होंगे जो कि कोचिंग अपने लिए लेना चाहते होंगे, उनके लिए क्या आप रिकमेंडेशन देते हैं? किस लेवल पे आके उनको सोचना चाहिए कि यार अब मुझे कोचिंग की ज़रूरत है? क्या ऐसे प्री रिक्विजिट्स होते हैं जब वो ये समझे कि यार मैं इस लेवल पे आ गया हूँ, अब मुझे कोचिंग के लिए जाना चाहिए? राइट, आई थिंक इसके लिए स्पोर्ट्स का मेटाफोर बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि जो बंदा पहले दिन टेनिस खेलना शुरू करता है, कैन ही और शी डू इट विदाउट अ कोच? पॉसिबली नॉट। और ये वो टाइम होता है जब वो सुपरस्टार नहीं होता और वो अफोर्ड भी नहीं करता, मगर वो जैसे तैसे मार धाड़ करके, बचत करके, फाके काट के वो अपने लिए कोच रखता है ताकि वो ज़िंदगी में आगे ग्रो करे। सो ये चॉइस है। लोग जो हैं वो 20,000 के नाइकी के जॉगर्स ख़रीद लेते हैं, बट वो अपने ऊपर 1 रुपया नहीं इन्वेस्ट करते। यू गो समवेयर, मैं लोगों को ऑब्ज़र्व करता हूँ, मैं शायद उतनी महंगी शर्ट नहीं पहनता हूँगा, उन्होंने वो पहनी होती। आई नो उनकी सैलरीज कितनी है, बट दे डोंट कॉम्प्रोमाइज़ on anything, starting from their clothes to their shirts to their caps, even headphones, even mobile phones. 2-2 लाख रुपए के मोबाइल फोन्स आपने उठाए हुए हैं। You're not investing a penny in yourself. What does it tell you about you? So मैं आज बड़े इत्मीनान से जब कहता हूँ कि मैं इतने मिलियन चार्ज करूँगा फॉर एन असाइनमेंट, मैं अपने कोचेस को ये बात कहता हूँ कि जब आप क्लाइंट को कहते हैं कि मैं इतने पैसे आपसे लूँगा, आप कभी क्लाइंट की फीलिंग को समझ नहीं सकते अगर आपने खुद कभी कोचिंग के लिए पैसे नहीं दिए। सी क्या मैंने खुद कभी कोचिंग के लिए किसी को लाखों रुपए दिए? तो अगर मैंने खुद कभी नहीं दिए तो इसका मतलब मेरा कोचिंग में बिलीफ नहीं है। मैं अपने जो सबका कोचेज है, एक दफ़ा उनका मैंने मीटअप किया और मैंने उन सबसे पूछा, डू यू बिलीव इन कोचिंग? कहते यस। हाउ मेनी ऑफ यू हैव कोचेस? सब ने हाथ खड़े कर दिए। मैंने हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली पेइंग समबडी टू कोच यू? सारे हाथ नीचे हो गए। तो अगर आपका बिलीफ है कोचिंग में, तो फिर आपका अपना कोच होना चाहिए। सही। जिसको आप पैसे दे रहे हो, अगर आपने किसी को फ़र्ज़ करें 2-4 हज़ार दिया हो कोचिंग के नाम पे, तो फिर जब आप किसी से मांगते हैं तो आप उसकी रेजिस्टेंस को समझ सकते हैं कि जब मैंने दिए थे 4,000 या मैंने 4 लाख दिए थे तो मेरे ऊपर क्या गुजरी थी। तो इसलिए जो करवाना चाहते हैं, एक तो वो डिसाइड करें डू दे रियली वांट टू ग्रो एंड बी समवेयर। पहुंचने के बाद तो खैर कोचिंग चाहिए, लेकिन अगर जल्दी पहुंचना है तो बेहतर है कि यू वर्क विद अ कोच, बिकॉज कोच इज गोना हेल्प यू रीच देयर फास्टर। कैसे भी वन लास्ट क्वेश्चन, किस तरीके से आपको सोचा गया मैं कोचिंग की तरफ जाऊं, मैं कोच बनूं, मैं लोगों को इस तरीके से गाइड करना शुरू करूं? व्हाट वाज द इंस्टिंक्ट, व्हाट वाज द थिंग दैट ड्रोव यू टुवर्ड्स दिस लाइन? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं हॉस्टल में रहता था यूनिवर्सिटी के, और मैं बहुत शाय था, मैं लोगों को फेस नहीं कर सकता था। आई वॉज नॉट दिस कॉन्फिडेंट दैट आई अल्हम्दुलिल्लाह हैव बिकम। तो उस वक्त चूँकि सबको पता था मैं साइकोलॉजी पढ़ता हूँ, तो मेरे पास ना बहुत बॉयज़ आते थे दूर दूर के हॉस्टल से, एंड दे यूज्ड टू कम एंड सीक सॉल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम्स। तो मैं पढ़ता भी बहुत था। आरिफ अनीस उन दिनों, हिम एंड आई वी वर टुगेदर, ही वाज अ ईयर सीनियर टू मी, मुझे किताबें देते थे, मैं नया नया कॉन्फिडेंट होने की कोशिश कर रहा था। बट एक चीज़ मुझे समझ आई कि मैं अंदर से खुद डरा होता था जब लोग मुझसे बात करते थे, बिकॉज आई डिड नॉट हैव बेसिक जो कॉन्फिडेंस होता है। तो मैं ज़रा सुनता था, और मैं उनकी सुनता रहता था, और कभी कभी थोड़ा बहुत मशवरे भी देता था, लेकिन ज़्यादातर मैं इसी तरह के सवाल पूछता। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो पता नहीं है। तुम पूछता, तुम्हारी जगह तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होता तो तुम उसको क्या कहते? एंड दैट वुड रेज हिज सेल्फ अवेयरनेस, राइट। हार्वर्ड की एक स्टडी हुई थी जिसमें लोगों से पूछा गया कि एक जॉब है जिसमें अभी पैसे कम है
और फ्यूचर में ग्रोथ ज़्यादा है और पैसे भी ज़्यादा होंगे, लेकिन आपको 3 साल सब्र करना पड़ेगा। हाउ मेनी ऑफ यू विल ऑफ दिस जॉब? रफली 40-50% लोगों ने, आई डोंट हैव द एग्जैक्ट नंबर्स इन माइंड, बट नॉट मोर देन 40% पीपल सेड कि मैं ये जॉब ऑप्ट करूँगा। फिर उनसे कहा गया कि यही सूरत हाल है, तो आपका बेस्ट फ्रेंड है एंड यू रियली केयर फॉर देयर फ्यूचर एंड ग्रोथ, व्हाट वुड यू सजेस्ट? उसको ज़्यादा पैसों वाली नौकरी जिसमें ग्रोथ फ्यूचर में कम है वो लेनी चाहिए, या वो जिसमें तनख्वाह अभी कम है लेकिन फ्यूचर में ग्रोथ ज़्यादा है? 80+% लोगों ने कहा कि इसको जॉब अभी ले लेनी चाहिए जिसमें नौकरी में तनख्वाह कम है लेकिन फ्यूचर में ग्रोथ ज़्यादा है। तो समझ आइए कि जब आप दूसरों के लिए सोच रहे होते हैं तो चूँकि आप अपनी ज़ात से बाहर निकले होते हैं तो आप ज़्यादा न्यूट्रलिटी के साथ सोचते हैं। नो आई रियलाइज़ कि जब मैं किसी एग्जीक्यूटिव को आज ये क्वेश्चन करता हूँ, ऑल राइट, मैं बता तो सकता नहीं कि क्या कह रहे हैं, कभी कभी इसी तरह के सवाल पूछ लेता हूँ कि अच्छा यहाँ पे आपका बेस्ट फ्रेंड होता तो आप उसको क्या मशवरा देते? एंड देन द पर्सन बिगिन्स टू थिंक वर्सेज आप कहें आप सोचो क्या सोल्यूशन होना चाहिए इसका, कुछ तो सोचो, आप इतने बड़े सीईओ हैं, आपके लिए कौन सा मसला है, चलो 3-4 तो सोल्यूशन निकालें। जैसे बॉसेस कहते हैं मेरे पास जब भी हो सोल्यूशन लेके आया करो, और भाई सोल्यूशन अकेले बैठ के कमरे में नहीं निकलता, वो गुफ्तगू से निकलता है। और जो मैंने पत्थर की बात की थी, ये जब आप कहते हैं कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होता तो तुम उसको क्या मशवरा देते? अब पत्थर फेंका आपने और इस पत्थर से रिपल इफेक्ट होगा और दूर तक इसका असर जाएगा। सो आई यूज्ड टू आस्क दोज क्वेश्चंस। और फिर मैं जब अपना ज़िंदगी का पर्पस डिस्कवर कर रहा था तो मुझे समझ आई कि मुझे मज़ा आता है जब 2-4 दिन के बाद वो लोग वापस आते थे और कह रहे थे कैसे आपको मिल्क शेक पिलाना है, किस बात पे, वो मसला हल हो गया मेरा, राइट? सो मुझे लगा कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई रियली इन्जॉय। हाँ, ऑनेस्टली मुझे ये नहीं पता था इसको कोचिंग कहते हैं, मुझे ये नहीं पता था कि इसका इतना बड़ा स्कोप होगा, मुझे ये नहीं पता था कि इसमें इतने ज़्यादा फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी होंगे। दैट ऑनेस्टली आई नेवर इमेजिन्ड इवन इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। कभी मैंने नहीं सोचा था कि कोचिंग विल बी दिस रिवॉर्डिंग। लेकिन असल चीज़ कोचिंग में पैसे नहीं है, असल चीज़ बिकॉज मैं बॉसी असाइनमेंट्स ऐसी करता हूँ जिसका मैं 1 रुपया भी चार्ज नहीं करता। इफ़ somebody is not able to pay तो क्या उसको कहेंगे? इफ़ यू आर अ डॉक्टर एंड somebody has a problem तो क्या उसको निकाल देंगे आप अपने हॉस्पिटल से? दूसरों को तो हम बहुत कहते हैं ना कि उसने ऑपरेशन नहीं किया, उसकी फ़ीस नहीं मिली, तो हमारे ऊपर भी तो जिम्मेदारी नहीं। somebody approaches you, पर्सन कैन नॉट पे, आप कहें इतने लाख दो तो फिर कोचिंग करेंगे, वो तो नहीं होगा ना। सो आई डू लॉट ऑफ कोचिंग। इफ़ यू रिमेंबर कोरोना जब स्टार्ट हुआ तो अगस्त में ही आई मेड एन अनाउंसमेंट कि आज के बाद मेरी कोचिंग कोरोना के टाइम तक। सो आई सेड दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ चार्ज। आई थिंक आई मेंशन वंस, बट आज दोबारा कह रहा हूँ, हमने 1003 लोगों को कोच किया। 1003 लोगों को? एब्सोल्युटली। मैं और मेरी टीम के 37 लोग थे, बिकॉज जब इतने लोग करना शुरू हो गए अप्लाई, और 1000 लोगों को लेक्चर देना बड़ा आसान है, हम इकट्ठे बुला के लेक्चर दे के 1 घंटे में फारिग कर दें। सो जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ कोचिंग, इसका मतलब है कि मिनिमम 30 to 40 मिनट 1-on-1, not 1-to-many, that is training. True. 1-to-1 is coaching, 1-to-many is training. तो वो हम कर रहे थे एंड ये इसीलिए अल्लाह ताला ने करवा दिया बिकॉज डीप डाउन कभी भी ये नहीं था कि बहुत पैसे वैसे कमाने हैं इस काम से। पर्पज़ ये था, you know my story, there were times when people used to give me the money and I used to refuse. हालांकि मैं पैदल आया होता था और पैदल जाना होता था और पेट में खाना तक नहीं होता था। सो ये इस तरह के फ़ैसले इंसान अपने आप से नहीं कर सकता, वो अल्लाह ताला की मदद और उसकी ताईद शामिल हाल हो तो ही हो सकते हैं। सो मैं आज भी बहुत क्लियर हूँ कि आई जस्ट फोकस ऑन हेल्पिंग पीपल, हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशंस। जो एग्जीक्यूटिव, एक ठीक है मैं बहुत ज़्यादा पैसे लेता हूँ रिडिकुलस किस्म के, लेकिन जब क्लाइंट को वो रिजल्ट्स मिलते हैं, दोज रिजल्ट्स आर इनक्रेडिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज जो बिजनेसेस हैं उनको वैल्यू चाहिए होती है। अगर आपके एक बंदे को कोच करने से क्लाइंट को उनके बिजनेस पे इम्पैक्ट आता है, क्लाइंट्स आर वेरी जेनरस। आज सुबह आपने मेरा वो देखा होगा इंट्रोवुड का जी। सो इंट्रोवुड के CEO उमर फारूक साहब जो है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट जेनरस पीपल आई एवर मेट।
कोई मौका नहीं जाने देते वेयर ही डज नॉट एक्नॉलेज मी। एक मैंने उनके टॉप एग्जीक्यूटिव को कोच किया और उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इतना इम्पैक्ट आया, एंड उसके नतीजे में दे सेंट मी अ ब्यूटीफुल फ्रेम, उस पर लिखा है द एंजल फॉर इंट्रोवर्ट। सी सो मैं इसलिए ये मेंशन कर रहा हूँ कि असल चीज़ पैसे नहीं है। जो लोग कोचिंग में आना चाहते हैं तो इस बात को ज़हन में रखिए कि पैसे तो आप बहुत कमाते हैं और वो सब चले जाते हैं, बट असल चीज़ है कि आप अपने काम में अल्लाह ताला आपको रिस्पेक्ट दे दे और ऐसी नेकनामी हो जिसके पैसे तो आप ले ही रहे हैं, अगर वो ये सब अच्छी बातें नहीं भी करें, यू डोंट हैव टू, बिकॉज मैंने कोई फ्री में तो जाके ये काम नहीं किया ना। आई चार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, एंड इन एडिशन टू चार्जिंग दैट मनी, इफ क्लाइंट सीज द इम्पैक्ट एंड He's happy with लॉट ऑफ चेंजेस, जस्टिफाइड हो जाता है तो फिर वो आपको इज्जत भी देते हैं, आपको दुआएं भी देते हैं, और देन दे बिकम योर एम्बेसडर्स एंड दे टॉक टू मोर पीपल अबाउट देयर एक्सपीरियंस। और यही वजह है कि आज तक पॉसिबिलिटीज़ में हमारा कोई बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, हमारा आज भी ब्रोशर नहीं है। अगर आप अभी हमारी वेबसाइट पे जाएं वो फंक्शनली नहीं होगी, उसके कई पेजेस ही नहीं चल रहे होंगे, इसलिए कि जो आपका अच्छा काम है, बहुत साल पहले मेरे एक उस्ताद ने समझाया था, योर बेस्ट मार्केटिंग इज़ योर वर्क। इफ़ यू डू अ ग्रेट जॉब, clients will continue to come back to you and they will make a recommendation for you. कैसे भी कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? आई थिंक जो लास्ट मैसेज मेरे दिमाग में आता है वो ये कि मेरे जो पहले उस्ताद थे उन्हीं से मैंने सीखा था, नॉट माई ओन वर्ड्स। ही सेड द मेजर क्वेश्चन ऑन अ जॉब इज़ नॉट व्हाट एम आई गेटिंग हियर, द मेजर क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इज व्हाट एम आई बिकमिंग हियर। सो आज आप जो भी कर रहे हैं, जहाँ पे भी हैं, इस बात को सोचना छोड़ दें कि उसके आपको पैसे कितने मिल रहे हैं। असल सवाल ये है कि वो जो आप काम कर रहे हैं वो करते हुए आप क्या बनते जा रहे हैं। अगर आप कुछ बन रहे हैं तो फॉरगेट अबाउट द मनी, अगर आप कुछ नहीं बन रहे और बहुत ज़्यादा पैसे भी ले रहे तो ये बहुत बड़ी फिक्र की बात है। सो डू समथिंग वेयर यू आर बिकमिंग समथिंग। वेरी नाइस। कैसर भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर योर टाइम एज वेल। I really enjoyed this conversation with you. Same here. Thank you. Thank you जी. Thank you. So viewers, this was कैसर अब्बास। I'm sure कि आपको बहुत मज़ा आया होगा, और टू बी वेरी ऑनेस्ट हमने जिस तरीके से इसको प्लान किया था उस तरीके से हम लोग नहीं चले, लेकिन बड़े मज़ेदार हमें सवालात के जवाब मिले और बड़ा इन डेप्थ इन्होंने हमें इन चीज़ों के बारे में बताया। मुझे एक बात इनकी जो बहुत अच्छी लगी है, दैट इज़ कि आप कुछ भी करें उसके साथ फ्लर्ट ना करें, बिकॉज जब आप अपने साथ सिंसियर नहीं होंगे, जब आप अपने साथ डेडिकेटेड नहीं होंगे, तो आप किसी काम के साथ भी डेडिकेटेड नहीं हो सकते, और जब आप डेडिकेटेड नहीं होंगे, आप ऑनेस्ट नहीं होंगे, आप रिजल्ट कभी भी अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट टेकअवेज दैट आई हैड, और आई एम श्योर कि आपको कोचिंग के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी, बहुत सारे एस्पेक्ट्स का पता लगा होगा। मुझे अपने होस्ट को इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह जल्दी किसी नए मेहमान के साथ, किसी नए शो के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।